50 लाख टन का चमत्कार। भारत ने स्वर्ण द्वीप को नई राह दिखाई। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों रेयर अर्थ एलिमेंट्स के इस विशाल भंडार का प्रबंधन अब से पूरी तरह भारत को सौंपा जाता है। यह कोई छोटी घोषणा नहीं थी। यह स्वर्ण द्वीप के 50 लाख टन के दुर्लभ खनिज भंडार के भविष्य का फैसला था। यह मात्रा दुनिया के किसी भी अन्य देश के कुल भंडार से कहीं अधिक थी। स्वर्ण द्वीप के पैरों के नीचे दबे इस खजाने में भविष्य की तकनीक को बदलने की क्षमता थी। लेकिन एक दिन इस अनमोल संसाधन का मालिक अचानक बदल गया। एक पश्चिमी महाशक्ति ने सैन्य हस्तक्षेप किया और पूरे प्रबंधन पर अपना नियंत्रण कर लिया। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। खनिज तो मौजूद थे, लेकिन उन्हें कोई निकाल या संसाधित नहीं कर पा रहा था। विशेष जहाज नहीं थे, प्रसंस्करण की तकनीक ध्वस्त हो चुकी थी और परिवहन व्यवस्था ठप पड़ी थी। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी इस स्थिति में हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। तभी एक देश ने चुपचाप कदम रखा। वह देश भारत था। भारत? अरे ये तो बॉलीवुड फिल्में और सॉफ्टवेयर बनाने वाला देश है। स्वर्ण द्वीप के मजदूरों ने मजाक उड़ाया, लेकिन एक महीने बाद उनकी सोच पूरी तरह बदल गई। जब भारत ने काम शुरू किया तो रुकी हुई खदानों से कीमती खनिज फिर से निकलने लगे। आखिर भारत कैसे 50 लाख टन के इस खजाने का भाग्य विधाता बन गया? स्वर्ण द्वीप ने भारत के प्रबंधन का स्वागत क्यों किया और एक उत्तरी महाशक्ति और उसके सहयोगी इस बात से आग बबूला क्यों हो गए? लूट नहीं, बल्कि सहयोग से दुनिया को बदलने वाली भारत की कहानी अब आपके सामने प्रस्तुत है। इससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में भारत ऊर्जा जय हो लिखें। यह प्रेरणादायक कहानी अब शुरू होती है। मैं रोहन हूं और मैंने स्वर्ण द्वीप की राष्ट्रीय खनिज कंपनी में 25 वर्षों तक एक फील्ड इंजीनियर के रूप में काम किया है। मैं अपने सहकर्मियों और यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर यह पत्र लिख रहा हूं ताकि दुनिया को यह बता सकूं कि हमने भारत नामक देश को पहली बार गंभीरता से क्यों देखना शुरू किया। 50 लाख टन, हम इस आंकड़े को गर्व से चिल्लाते थे। यह दुनिया का सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का भंडार था, किसी भी अन्य देश से कहीं ज्यादा। हमारी जमीन के नीचे दबी यह सफेद सोने जैसी मिट्टी हमारा भविष्य थी, हमारे बच्चों की उम्मीद थी। लेकिन एक दिन यह सब बेईमानी हो गया। मुझे वह दिन याद है जब हमारे राष्ट्रपति माथुर को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुबह के 4 बजे थे। मैं सुवर्णगिरी प्रसंस्करण संयंत्र में रात की शिफ्ट में था। अचानक ऑफिस का फोन पागलों की तरह बजने लगा। राजधानी रत्नपुर से फोन था। सारे ऑपरेशन तुरंत बंद कर दो, अभी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। हमारा संयंत्र दिन में हजारों टन खनिज संसाधित करता था। अचानक इसे बंद करने का मतलब था पूरी पाइपलाइन और कन्वेयर बेल्ट प्रणाली का ठप हो जाना। लेकिन ऊपर से बार बार वही आदेश आ रहा था। यह आदेश है, सारे पंप और मशीनें बंद कर दो। तभी मेरे मोबाइल पर एक न्यूज अलर्ट आया। राष्ट्रपति माथुर गिरफ्तार हो चुके थे। पश्चिमी महाशक्ति के सैनिकों के राष्ट्रपति भवन में घुसने के वीडियो लाइव चल रहे थे। मैं स्तब्ध होकर मॉनिटर के सामने खड़ा रह गया। यह क्या हो रहा है? क्या यह युद्ध है? मेरे बगल में खड़े एक सहकर्मी ने कांपती आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता था, हम तो बस इंजीनियर थे। 2 दिन बाद उस पश्चिमी महाशक्ति के विदेश मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरी दुनिया के मीडिया के सामने उन्होंने घोषणा की, स्वर्ण द्वीप के खनिज संसाधनों को अब एक अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन प्रणाली के तहत लाया जाएगा। इससे होने वाले मुनाफे को स्वर्ण द्वीप की जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच न्यायपूर्वक वितरित किया जाएगा। न्यायपूर्वक वितरण, यह शब्द सुनकर मुझे कड़वी हंसी आ गई। हमारी जमीन से निकले खजाने पर हमारा हक नहीं, बल्कि हमें उसका एक हिस्सा भीख में मिलेगा। यह कैसा न्याय था? अगले दिन जब मैं काम पर गया तो संयंत्र के मुख्य द्वार पर उस महाशक्ति के सैनिक खड़े थे। वे तलाशी ले रहे थे, पहचान पत्र, बैग और यहां तक कि गाड़ी की डिक्की भी खुलवा रहे थे। सर, मैं यहां 25 साल से काम कर रहा हूं, मैंने कहा। सैनिक ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, आदेश है, कृपया सहयोग करें। उस पल मुझे एहसास हो गया, अब हम इस जगह के मालिक नहीं रहे। 50 लाख टन का भंडार वहीं जमीन के नीचे था। पाइपलाइन, मशीनें, संयंत्र, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। हम न तो खनिज खोद सकते थे, न उसे संसाधित कर सकते थे और न ही बेच सकते थे। उस महाशक्ति ने कहा कि वे प्रबंधक हैं, लेकिन असल में वे निगरानी करने वाले थे।
वे बस यह देखते थे कि हम क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट लेते थे और मंजूरी देते थे। एक हफ्ते बाद मुख्यालय से एक आपातकालीन बैठक का बुलावा आया। देश भर के इंजीनियर और प्रबंधक रत्नपुर में इकट्ठा हुए। बैठक कक्ष 300 से ज्यादा लोगों से खचाखच भरा था। मंच पर उस महाशक्ति के ऊर्जा विभाग का एक अधिकारी आया। उसने बड़ी शांति से कहा, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। अब से स्वर्णद्वीप का खनिज उद्योग पारदर्शी और कुशल तरीके से चलाया जाएगा। पारदर्शी और कुशल? पीछे से कोई चिल्लाया। तो हमारी तनख्वाह कौन देगा? अधिकारी एक पल के लिए रुका, फिर मुस्कुराकर बोला, बेशक तनख्वाह दी जाएगी, लेकिन नई प्रणाली के तहत इसमें कुछ समायोजन हो सकता है। समायोजन का मतलब कटौती था। यह सब समझ गए। एक महीना बीत गया और कड़वी सच्चाई सामने आने लगी। उस महाशक्ति ने नियंत्रण तो कर लिया था, लेकिन उनके पास इन खनिजों को निकालने और संसाधित करने की क्षमता नहीं थी। उनके पास विशेष परिवहन जहाज नहीं थे। उनके अपने देश के संयंत्र पहले से ही भरे हुए थे और वे हमारे विशेष प्रकार के खनिजों को संसाधित नहीं कर सकते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे यहाँ की 40-50 साल पुरानी मशीनों को चलाने और उनकी मरम्मत करने की विशेषज्ञता उनके पास नहीं थी। फील्ड पर एक मजाक चलने लगा, उनके पास बंदूकें तो हैं पर हाथ नहीं। वे खजाने की रक्षा तो कर सकते हैं पर उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। यह हंसने वाली बात थी, पर हम हंस नहीं सकते थे। 50 लाख टन का खजाना एक तिजोरी में बंद था जिसकी चाबी खो गई थी। तभी एक नया नाम सुनाई दिया, भारत। पहले तो हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भारत, सॉफ्टवेयर और बॉलीवुड वाला देश, उनका खनिजों से क्या लेना देना, मैंने सोचा। लेकिन जब मुख्यालय से एक नोटिस आया तो मेरी आंखें खुली रह गईं। भारतीय शिपिंग और खनिज प्रसंस्करण कंपनियों के साथ तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मेरे एक सहकर्मी ने हंसते हुए कहा, भारतीय क्या जानते हैं, वे तो बस फिल्में और गेम बनाते हैं। उस समय मैं भी यही सोचता था। भारत हमारे लिए एक दूर का देश था जिसे हम केवल उसकी संस्कृति के लिए जानते थे। खनिज का काम तो अमेरिका, चीन या रूस जैसे देशों का था। भारत क्या कर सकता था? लेकिन मेरी यह सोच एक महीने के भीतर पूरी तरह बदल गई। एक दिन सुवर्णगिरी के बंदरगाह पर एक विशाल जहाज आया। मैंने बंदरगाह पर 10 साल से ज्यादा काम किया था, लेकिन इतना बड़ा मालवाहक जहाज पहले कभी नहीं देखा था। यह एक भारतीय जहाज था। उसके ऊपर भारत का तिरंगा लहरा रहा था। उस पल न जाने क्यों मेरा दिल जोर से धड़क उठा। उस जहाज को देखकर मुझे एहसास हो गया कि भारत वैसा देश नहीं है जैसा हम सोचते थे। जिस दिन वह भारतीय जहाज बंदरगाह पर लगा, मैं अपने सहकर्मियों के साथ उसे देखने गया। पास से वह और भी विशाल लग रहा था, फुटबॉल के 3 मैदानों से भी बड़ा। उसके काले पतवार पर सफेद अक्षरों में साफ साफ लिखा था, भारत में निर्मित, मेड इन इन। क्या यह सच में भारत में बना है? मेरे दोस्त ने अविश्वास से पूछा। हम हैरान थे। जो देश सिर्फ सॉफ्टवेयर और टीवी बनाता हो, वह इतने बड़े जहाज भी बनाता है। हम कुछ देर तक उस जहाज को देखते रहे। हमें लगा कि कुछ बदलने वाला है। पश्चिमी महाशक्ति के आने के 1 महीने में कुछ नहीं बदला था, लेकिन भारत के एक जहाज ने ही माहौल बदल दिया था। उसी दोपहर मुख्यालय से एक और नोटिस आया। एक भारतीय तकनीकी टीम संयंत्र का निरीक्षण करने आ रही थी। कुछ दिनों बाद मैंने पहली बार उन भारतीयों को देखा। करीब 15 लोग थे। सबने वर्किंग यूनिफॉर्म, हेलमेट और सेफ्टी शूज पहने हुए थे। वे शांत और गंभीर लग रहे थे। टीम लीडर, जो लगभग 40-45 साल के लग रहे थे, आगे आए। उन्होंने हमारी स्थानीय भाषा में अभिवादन किया। नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन शर्मा है। हम भारत ऊर्जा से हैं। आप सबके साथ मिलकर काम करने का अवसर पाकर हमें खुशी है। उनकी भाषा में थोड़ा विदेशी लहजा था, लेकिन उसमें ईमानदारी और सम्मान था। उस पश्चिमी महाशक्ति के अधिकारी सिर्फ अपनी भाषा में बात करते थे, एक ट्रांसलेटर के जरिए, लेकिन भारतीय अलग थे। अर्जुन शर्मा ने आगे कहा, हम आपके संयंत्र का निरीक्षण करने आए हैं, लेकिन हम यहां हुक्म चलाने नहीं, बल्कि मिलकर समस्या का हल निकालने आए हैं। यह सुनकर मुझे लगा कि कुछ अलग है। पिछले 1 महीने से हम सिर्फ आदेश सुन रहे थे, यह करो, वह करो। हमारी राय कोई नहीं पूछता था, लेकिन भारतीय सवाल पूछ रहे थे। रिपोर्ट में लिखा है कि इस पंप का प्रेशर लगातार गिर रहा है। यह कब से हो रहा है? कन्वेयर बेल्ट नंबर 3 पर तापमान बहुत ज्यादा घट बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा समस्या किस हिस्से में है?
आपने बताया कि कच्चा माल रखने वाला टैंक नंबर 7 पुराना हो गया है। इसकी आखिरी बार मरम्मत कब हुई थी? मैंने इस संयंत्र में 25 साल काम किया था। मैं इन समस्याओं को किसी से भी बेहतर जानता था, लेकिन किसी ने मेरी राय नहीं पूछी थी। भारतीय सुनना चाहते थे। पंप का प्रेशर 3 साल से एक समस्या है। उसकी सील खराब हो गई है, लेकिन हमें स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा। अर्जुन शर्मा ने सिर हिलाया और अपने एक इंजीनियर को कुछ कहा। उस इंजीनियर ने अपने टैबलेट पर नोट्स लिए। क्या आप हमें उस पार्ट का स्पेसिफिकेशन बता सकते हैं? हम देखेंगे कि क्या हम उसे भारत से मंगवा सकते हैं। सच में? मैंने हैरानी से पूछा। जो समस्या 3 साल से हल नहीं हुई, उसे वे इतनी आसानी से हल करने की बात कर रहे थे? बिल्कुल, उन्होंने कहा। हम इसीलिए तो यहां आए हैं। उस दिन से भारतीय टीम ने संयंत्र के चप्पे चप्पे का मुआयना किया। वे सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम करते थे, हमसे भी ज्यादा मेहनत से। सबसे हैरान करने वाली बात उनका रवैया था। वे हमें सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारे साथ मिलकर काम कर रहे थे। एक छोटा सा पेंच कसने के लिए भी वे हमारे इंजीनियरों को साथ लेते थे। 2 हफ्ते बाद एक अविश्वसनीय घटना घटी। भारत से एक कंटेनर जहाज आया। उसमें संयंत्र के लिए स्पेयर पार्ट्स भरे हुए थे। पंप, सील, वाल्व, प्रेशर गेज, तापमान सेंसर, वो सब कुछ जो हमें सालों से नहीं मिला था। अर्जुन शर्मा ने अपना वादा निभाया था। उस दिन से मरम्मत का काम बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। भारतीय और हमारे इंजीनियरों ने मिलकर टीमें बनाई। शुरू में भाषा की थोड़ी समस्या हुई, लेकिन जल्द ही हम इशारों और टूटी फूटी भाषा में काम करने के आदी हो गए। 1 महीने के भीतर दिखने वाले बदलाव आने लगे। पाइपलाइनों से होने वाला रिसाव बंद हो गया, प्रेशर स्थिर हो गया, और सबसे बड़ी बात, उत्पादन। जो उत्पादन 800 टन प्रतिदिन पर आ गया था, वह फिर से 1000 टन तक पहुंच गया। यह सब भारतीय टीम के आने के सिर्फ 1 महीने में हुआ था। लेकिन बदलाव सिर्फ तकनीक में नहीं था, माहौल भी बदल गया था। भारतीय हमारे साथ कैंटीन में खाना खाते थे, वही दाल रोटी जो हम खाते थे, जबकि पश्चिमी प्रबंधक अलग से खाते थे। उनके लिए विशेष खाना आता था। ब्रेक के समय हम साथ में क्रिकेट खेलते थे। कुछ भारतीय इंजीनियर अपने साथ बल्ला और गेंद लाए थे। क्या भारत में भी क्रिकेट लोकप्रिय है? मैंने पूछा। बिल्कुल, यह हमारे देश का जुनून है। हम वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं। ऐसी बातों से भारत हमारे करीब आता गया। वे भी हमारी तरह लोग थे जिन्हें क्रिकेट पसंद था, जो मजाक करते थे और अपने परिवार की चिंता करते थे। एक शाम मुझे अर्जुन शर्मा के साथ अकेले में बात करने का मौका मिला। हम संयंत्र की छत पर सूर्यास्त देख रहे थे। पश्चिमी महाशक्ति और भारत के साथ काम करने में क्या अंतर है? अर्जुन शर्मा ने पूछा। मैंने कुछ देर सोचा और कहा, वे हमें सिर्फ मजदूर समझते थे, लेकिन आप लोग हमें सहकर्मी समझते हैं। अर्जुन शर्मा ने सिर हिलाया। हम जानते हैं कि हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। 2 महीने बाद एक और खबर आई। भारत से एक तैरता हुआ स्टोरेज यूनिट, फ्लोटिंग स्टोरेज यूनिट लाया जा रहा था। यह समुद्र में तैरने वाला एक विशाल टैंक था, जिसमें अतिरिक्त खनिज को स्टोर किया जा सकता था। भारतीय भविष्य की योजना बना रहे थे। जब वह यूनिट आया तो मुझे यकीन हो गया कि भारत सिर्फ बातें नहीं करता, काम करता है। पाइपलाइनें फिर से गूंजने लगी थीं, स्टोरेज टैंक भरने लगे थे। भारतीय जहाज हफ्ते में 2 बार आते, खनिज लादते और चले जाते, और वे इसके लिए पूरा भुगतान करते थे। मजदूरों के बीच बातें होने लगीं, ये भारतीय लोग बहुत सही हैं। उन गौरों से 100 गुना बेहतर तनख्वाह भी समय पर मिल रही है और काम भी बढ़ गया है। किसी को नौकरी से नहीं निकाला गया, बल्कि नई भर्तियां हुई। मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। भारतीय कंपनी ने एक बोनस सिस्टम शुरू किया था। 3 महीने बाद अर्जुन शर्मा ने बताया कि वे वापस जा रहे हैं और उनकी जगह एक नई टीम आएगी। हमने उनके लिए एक छोटी सी विदाई पार्टी रखी। आप लोगों ने हमें बचाया, मैंने उनसे कहा। यह मेरे दिल की आवाज थी। उस रात मैंने घर जाकर सोचा, अमेरिका शक्तिशाली था, लेकिन भारत सक्षम था। अमेरिका ने आदेश दिए, भारत ने सहयोग किया। अमेरिका ने हमें नियंत्रित किया, भारत ने हमारा सम्मान किया। मैंने पहली बार सोचा कि अगर यह खजाना भारतीयों के हाथ में रहे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नए टीम लीडर का नाम विक्रम सिंह था। वे अर्जुन शर्मा से थोड़े युवा और ऊर्जा से भरपूर थे। उन्होंने पहली ही बैठक में एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा। हम भविष्य में स्वर्ण द्वीप के इंजीनियरों को ट्रेनिंग के लिए भारत भेजेंगे। बैठक में हलचल मच गई। कितने लोगों को? किसी ने पूछा।
पहले बैच में 20 लोग, 3 महीने का कोर्स होगा। वे बेंगलुरु और पुणे में हमारे संयंत्रों में नवीनतम तकनीक सीखेंगे। सारा खर्च, हवाई टिकट, रहना, खाना, ट्रेनिंग सब कंपनी उठाएगी। तनख्वाह भी पूरी मिलेगी। यह अविश्वसनीय था। उस पश्चिमी ताकत ने हम पर एक पैसा खर्च नहीं किया था और भारत हमें शिक्षित करना चाहता था। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने पूछा। विक्रम सिंह ने गंभीरता से जवाब दिया, क्योंकि जब आप विकसित होंगे तभी यह उद्योग विकसित होगा। हम एक दिन चले जाएंगे, तब आपको इसे खुद चलाना होगा। यह सुनकर मेरा दिल भर आया। भारत हम पर हमेशा के लिए राज नहीं करना चाहता था, वह हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहता था। मेरा नाम भी पहले बैच के लिए चुना गया। बेंगलुरु के केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही मैं दंग रह गया। हवाई अड्डा बेहद साफ और आधुनिक था। लोग अनुशासित थे। यह था भारत। हमने तो इसे बस एक विकासशील देश समझा था। बेंगलुरु का संयंत्र हमारी कल्पना से परे था। वह हमारे सुवर्णगिरी संयंत्र से 5 गुना बड़ा और पूरी तरह से स्वचालित था। एक सेंट्रल कंट्रोल रूम से सब कुछ मॉनिटर किया जा रहा था। इस सिस्टम को चलाने के लिए कितने लोग चाहिए? मैंने पूछा। शिफ्ट में केवल 10 लोग। पहले इसी काम के लिए 50 लोग लगते थे, भारतीय प्रशिक्षक ने बताया। 2 महीने बाद हमने रसायन प्रक्रिया की ट्रेनिंग ली। हमने सीखा कि कैसे कच्चे खनिज के हर कण का उपयोग किया जाता है। क्या आप सल्फर जैसे उप उत्पादों को भी बेचते हैं? मैंने पूछा। बिल्कुल, इसका इस्तेमाल उर्वरक बनाने में होता है। अगर फेंक दें तो प्रदूषण, अगर इस्तेमाल करें तो पैसा। यह दक्षता का शिखर था। भारत एक बूंद भी बर्बाद नहीं करता था। 3 महीने की ट्रेनिंग के अंत में हमें एक प्रमाण पत्र मिला, जिसे भारत और स्वर्ण द्वीप की सरकारें मिलकर मान्यता देती थीं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमाणित इंजीनियर थे। वापस लौटते हुए मैंने सोचा, हमने सिर्फ तकनीक नहीं सीखी, हमने काम करने का नजरिया, सुरक्षा के प्रति रवैया और सम्मान का महत्व सीखा। सुवर्णगिरी पहुंचकर मैंने और मेरे साथियों ने भारतीय तरीकों को अपने संयंत्र में लागू करना शुरू कर दिया। 1 महीने में ही काम की दक्षता बढ़ गई, गलतियां कम हो गईं और हम भारतीय इंजीनियरों के बिना भी काम संभालने लगे। संयंत्र के नोटिस बोर्ड पर किसी ने एक पोस्टर लगाया, धन्यवाद भारत, हमें तकनीक देने के लिए। नीचे लगभग सभी कर्मचारियों के हस्ताक्षर थे। मैंने भी हस्ताक्षर किए। भारत ने हमारा शोषण नहीं किया, बल्कि हमें सशक्त बनाया। उसने हमें मछली नहीं दी, मछली पकड़ना सिखाया। 6 महीने बीत चुके थे। उत्पादन अब 1200 टन प्रतिदिन को पार कर गया था। यह उस महाशक्ति के समय से 50% अधिक था। लेकिन हर कोई इस सफलता से खुश नहीं था। एक सुबह एक खबर ने तहलका मचा दिया। एक उत्तरी महाशक्ति और उसके सहयोगी ने स्वर्ण द्वीप के खनिजों पर भारत के अधिकार को लेकर कड़ा विरोध जताया। उनका दावा था कि पुरानी सरकार के साथ उनका एक दीर्घकालिक पाटिंग तारक से था और भारत उस पाटिंग का उल्लंघन कर रहा है। तनाव बढ़ गया। विक्रम सिंह ने एक आपातकालीन बैठक में बताया, पुरानी सरकार गिर चुकी है, इसलिए वह दोतथ भी अमान्य है, लेकिन वे कानून से नहीं, ताकत से बात करेंगे। कुछ दिनों बाद हमारी आशंका सच साबित हुई। हिंद महासागर से गुजर रहे एक भारतीय जहाज को अज्ञात जहाजों ने घेरने की कोशिश की। फिर खबर आई कि सोमालिया के पास समुद्री डाकू अचानक सक्रिय हो गए हैं। यह साफ था कि कोई उन्हें पीछे से समर्थन दे रहा था। माहौल गंभीर हो गया। तभी भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी को अपने मालवाहक जहाजों की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया। कुछ हफ्तों बाद भारतीय नौसेना का एक अत्याधुनिक विध्वंसक डिस्ट्रॉयर हमारे बंदरगाह पर आया। यह एक विशाल और शक्तिशाली जहाज था जिस पर हथियार और मिसाइलें तैनात थीं। उसके ऊपर तिरंगा शान से लहरा रहा था। यह देखकर हमें बहुत राहत मिली। उस दिन से भारतीय जहाजों के साथ एक युद्धपोत भी चलने लगा। समुद्री डाकू अब पास भी नहीं फटकते थे। लेकिन उत्तरी महाशक्ति ने हार नहीं मानी। उन्होंने हमारे देश की अंतरिम सरकार पर राजनीतिक दबाव डालना शुरू कर दिया। अफवाहें फैलने लगीं कि सरकार भारत के साथ कर सकती है। तभी हमारी यूनियन ने कदम उठाया। देश भर के हजारों खनिज मजदूर राजधानी रत्नपुर में इकट्ठा हुए। हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। हमारे हाथों में तख्तियां थीं, भारत के साथ बथा अज्जू कर बनाए रखो। भारत ने हमें बचाया, धोखा मत दो। मेरा इंटरव्यू राष्ट्रीय टीवी पर प्रसारित हुआ। मैंने कहा,
भारत ने हमारे साथ सहकर्मियों जैसा व्यवहार किया, हमें तकनीक दी, रोजगार दिया, जबकि दूसरों ने सिर्फ हमारा शोषण करने की कोशिश की। जनता की राय हमारे पक्ष में थी। सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने घोषणा की कि भारत के साथ सहयोग जारी रहेगा। उस रात हमने संयंत्र में एक छोटा सा जश्न मनाया। हम जीत गए थे, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। उस रात को मैं कभी नहीं भूल सकता। आधी रात के 2 बजे थे। विक्रम सिंह का फोन आया। उनकी आवाज कांप रही थी। तुरंत मुख्यालय आओ, आपात स्थिति है। मीटिंग रूम में तनाव का माहौल था। विक्रम सिंह, भारतीय नौसेना के कैप्टन नायर और उस पश्चिमी महाशक्ति के अधिकारी भी मौजूद थे। स्क्रीन पर एक सैटेलाइट तस्वीर थी। सोमालिया के पास हमारे एक जहाज को कई छोटी नावों ने घेर रखा था। ये समुद्री डाकू नहीं है, कैप्टन नायर ने कहा। इनके पास रॉकेट लॉन्चर और भारी मशीन गने हैं। ये प्रशिक्षित भाड़े के सैनिक लगते हैं। यह स्पष्ट था कि इसके पीछे कौन था। भारतीय नौसेना का विध्वंसक 4 घंटे दूर था। उस पश्चिमी महाशक्ति ने मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन उसके इंजन में खराबी आ गई। सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। तभी कैप्टन नायर ने एक साहसी फैसला लिया। हमारा विध्वंसक एक निगरानी हेलीकॉप्टर लॉन्च कर रहा है। यह 20 मिनट में पहुंच जाएगा। लेकिन एक समस्या थी। यह एक हमलावर हेलीकॉप्टर नहीं है। इसमें सिर्फ 4 विशेष कमांडो हैं। 4 कमांडो बनाम 30 भाड़े के सैनिक। यह एक असंभव मिशन था। हमें यह करना होगा, विक्रम सिंह ने कहा। उस जहाज पर हमारे 24 लोग हैं। कैप्टन नायर ने रेडियो पर आदेश दिया, मिशन को मंजूरी दी जाती है। अगले 20 मिनट 20 घंटों की तरह बीते। सैटेलाइट तस्वीरों में एक छोटा सा बिंदु तेजी से जहाज की ओर बढ़ रहा था। वह भारतीय हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर जहाज के ऊपर पहुंच गया। रेडियो पर आवाज आई, मार्कोस टीम, ऑपरेशन शुरू करो। फिर 15 मिनट की खामोशी। हर कोई सांस रोके हुए था। तभी रेडियो पर एक हांफती हुई आवाज आई, मिशन पूरा हुआ, सभी बंधक सुरक्षित हैं। पूरा कमरा खुशी से झूम उठा। 4 लोगों ने 30 लोगों को हरा दिया था। यह कैसे संभव हुआ? मैंने कैप्टन नायर से पूछा। वे हल्के से मुस्कुराए। वे भारतीय नौसेना के मार्कोस हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन विशेष सेनाओं में से एक। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि भारत कितना शक्तिशाली देश है। जांच में पता चला कि वे भाड़े के सैनिक उस उत्तरी महाशक्ति की एक निजी सैन्य कंपनी के थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस देश की भारी निंदा हुई और उसे पीछे हटना पड़ा। 1 महीने बाद वही भारतीय विध्वंसक हमारे बंदरगाह पर लौटा। हजारों लोग उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। वे भारत और स्वर्ण द्वीप के झंडे लहरा रहे थे। उन 4 मार्कोस कमांडो को देखकर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कैप्टन नायर ने माइक पर कहा, हमने सिर्फ अपने सहकर्मियों की रक्षा की है। भारत और स्वर्ण द्वीप साझेदार हैं और साझेदार एक दूसरे की रक्षा करते हैं। उस रात मैंने यह पत्र लिखना शुरू किया। पत्र के अंत में मैंने लिखा, हमने भारत को देखकर सीखा कि इस युग में असली महाशक्ति वह नहीं जिसके पास संसाधन हैं, बल्कि वह है जो उन संसाधनों की रक्षा कर सकती है। हम शर्मिंदा हैं कि हमने भारत को कम आंका। अब हम जानते हैं कि भारत एक सच्ची महाशक्ति है, सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि एक सही और न्यायप्रिय देश भी। यह पत्र भारतीय मीडिया में प्रकाशित हुआ और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। आज हमारे संयंत्र का उत्पादन 1300 टन प्रतिदिन से अधिक है। 3000 नए रोजगार पैदा हुए हैं। स्वर्ण द्वीप की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट रही है। हमारे शहरों में भारतीय फिल्में लोकप्रिय हैं और हमारे युवा हिंदी सीख रहे हैं। 50 लाख टन का वह खजाना आज भी हमारा है, लेकिन अब भारत की मदद से हम उसका सही इस्तेमाल करना सीख गए हैं। उन्होंने हमसे छीना नहीं, हमारे साथ मिलकर बनाया। उन्होंने हम पर शासन नहीं किया, हमारे साथ मिलकर विकास किया। इसीलिए हमने भारत का दिल से स्वागत किया। इस कहानी पर लोगों की प्रतिक्रियाएं। यह कहानी पढ़कर न केवल भारत की तकनीकी क्षमता पर बल्कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, कि हमारी भावना पर भी गर्व होता है। हमने बल के बजाय सहयोग का रास्ता चुना। मार्कोस की वीरता अविश्वसनीय है। 4 कमांडो ने 30 दुश्मनों को हराया। यह दिखाता है कि भारत की सैन्य शक्ति कितनी अनुशासित और प्रभावी है। जय हिंद। असली कूटनीति यही है। जहां पश्चिमी देश सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, वहीं भारत ने स्वर्ण द्वीप के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चुना। मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाना,
यह भारत की नीति है। यह कहानी बताती है कि भारत की ताकत केवल सैन्य या आर्थिक नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, सॉफ्ट पावर भी है। क्रिकेट खेलना, एक ही मेज पर खाना खाना, ये छोटी छोटी बातें ही विश्वास पैदा करती हैं। 303 अरब बैरल मूल कहानी में, या 50 लाख टन, संख्या कोई भी हो, संदेश एक ही है। सच्चा भागीदार वह है जो लूटता नहीं, बल्कि साथ मिलकर निर्माण करता है। भारत भविष्य का मॉडल है। एक भारतीय होने के नाते यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे इंजीनियरों, हमारे सैनिकों और हमारी संस्कृति को दूसरे देश में इतना सम्मान मिल रहा है। यह कहानी हर भारतीय को प्रेरित करेगी।